So welcome to all the students once again. I, Dr. Ashutosh Tiwari from Rajki Engineering College, Banda, is going to present the fourth lecture on relativity, which is the module 1 of Engineering Physics, KAS 101, for Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And in today's topic, we are going to discuss about length contraction and time dilation. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसका छोटा कॉन्ट्रैक्टेड साइज महसूस होना, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू एनी ऑब्जर्वर देन इट्स लेंथ अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक बात जरा ये नोट करिए, कॉन्ट्रैक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ये केवल उसी दिशा में महसूस होगा जिस दिशा में रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर किसी दूसरी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ महसूस नहीं होगी। और अब जब लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड है, मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में या दो फ्रेम्स के बीच में, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई सही लेंथ क्या है, सही लेंथ कौन देख रहा है, प्रॉपर लेंथ क्या है। तो इसके लिए देखिए कि लेंथ L0 L0 को यहाँ 0 इंडिकेट करता है कि कोई सिस्टम रेस्ट पे है। एक्चुअली ये सफिक्स में वेलोसिटी इंडिकेट होती है। ऑफ द रॉड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन द फ्रेम इन विच रॉड इज एट रेस्ट इज कॉल्ड द प्रॉपर लेंथ और द एक्चुअल लेंथ। मतलब कहने का ये हुआ कि रॉड जिस फ्रेम में रखी है उसी फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा वो उस रॉड की एक्चुअल लेंथ या प्रॉपर लेंथ को नोटिस कर पाएगा और उस लेंथ को L0 कहा जाएगा। दूसरे फ्रेम में अगर कोई होगा और ये फ्रेम रिलेटिव वेलोसिटी v से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ही दूसरे ऑब्जर्वर को महसूस होगी जो दूसरे फ्रेम में है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए, इसका डेरिवेशन देखने के लिए, इसको समझने के लिए लेट अस अज्यूम देयर आर टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। एक फ्रेम S है जिसका ओरिजिन O है, ये एक्सिस ऑफ X है, ये Y है, Z है, और दूसरा फ्रेम S डैश है जो कि वेलोसिटी v से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में मूव कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस रॉड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L0 लेंथ की एक रॉड है। और ये है कहाँ पर रॉड, ये रॉड है फ्रेम S डैश में, और इसका जो पहला एंड है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 डैश है और जो बाद वाले एंड का कोऑर्डिनेट है वो x2 डैश है। यानी यदि हम x2 डैश माइनस x1 डैश करेंगे तो रॉड की लेंथ L0 हमको मिल जाएगी। और फ्रेम S में जो ऑब्जर्वर है वो इसी रॉड के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या देखता है, उसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नज़र आता है x1 और बाद वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट नज़र आता है x2। यानी अगर जो ऑब्जर्वर फ्रेम S पे है उसके लिए रॉड की लेंथ क्या होगी, उसके लिए रॉड की लेंथ होगी x2 माइनस x1। तो जो x2 माइनस x1 यहाँ हमको नज़र आएगा वो एक तरीके से एपरेंट लेंथ होगी या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी या डायलेटेड लेंथ होगी, बड़ी हुई होगी, छोटी हुई होगी, तो अभी डेरिवेशन में क्लियर होगा। लेकिन फ्रेम S में जो ऑब्जर्वर होगा वो प्रॉपर लेंथ नहीं देख पाएगा, जबकि रॉड रखी हुई है S डैश फ्रेम में और उसी में ही एक जो ऑब्जर्वर है वो उसकी प्रॉपर लेंथ L0 को नोटिस कर पा रहा है। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर लेंथ है वो कौन देख पा रहा है, जो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, S डैश फ्रेम में, तो उसको L0 क्या नज़र आ रहा है, x2 डैश माइनस x1 डैश, और एपरेंट लेंथ जो है L वो क्या है, x2 माइनस x1 है, जो किसको नज़र आ रही है, उसको ऑब्जर्वर को नज़र आ रही है जो फ्रेम S में है। अगर मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की मदद लूँ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या थी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को अगर यूज़ किया जाए यहाँ पर तो x2 और x2 डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा। इसी तरीके से x1 डैश और x1 के बीच में क्या रिलेशन होगा, x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा।
अगर ये x2 डैश का और x1 डैश का जो एक्सप्रेशन है ये प्लेस कर दिया जाए L नॉट के एक्सप्रेशन में, मतलब x2 डैश माइनस x1 डैश किया जाए तो हमको L नॉट मिल जाएगा। तो L नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश। यहाँ x2 और x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू हमने प्लेस करी तो ये आ जाएगा सॉल्व होकर के x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और x2 माइनस x1 ही तो क्या है, L है। तो यहाँ पर इसको x2 माइनस x1 को अगर हम L से सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको इक्वेशन क्या मिलती है, L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। या इसको कहा जा सकता है L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा L इज इक्वल टू L नॉट अपॉन L नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर है कि यदि वेलोसिटी v जीरो नहीं है, v अगर जीरो नहीं है, मतलब फ्रेम s डैश अगर रेस्ट पर नहीं है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि ये जो टर्म होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये जरूर एक से छोटी वैल्यू होगी। और आपको पता है कि अगर हम एक से छोटे 1 से छोटी क्वांटिटी से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल जो क्वांटिटी आएगी वो घट जाती है, यानी कि जो L होगा वो निश्चित तौर पे L नॉट से छोटा होगा। तो L का L नॉट से छोटा होना क्या बताता है कि जो फ्रेम S में ऑब्जर्वर है उसको रॉड की जो लेंथ महसूस हो रही है, एपरेंट लेंथ जो है, वो उसकी एक्चुअल लेंथ या प्रॉपर लेंथ से कम महसूस होगी। इसीलिए इस फेनोमेनन को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ एनिमेशन जो कि मैंने इस वेबसाइट से लिए हैं इससे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये फील आए कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता किस प्रकार से है। तो देखिए अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मान लीजिए कोई स्पेसशिप है जो 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, यानी कि let us say it is moving with a velocity 0.1 of c। मान लीजिए किसी स्पेसशिप की वेलोसिटी 0.1 ऑफ c 10%। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको देखने के लिए तो इन एनिमेशंस को आप अपने एंड पे ट्राई करिएगा। यहाँ पर जो है वेलोसिटी अगर 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से कम है तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको दिखाई पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी फ्लैट दिखाई पड़ेगा। और जैसे जैसे फिर यहाँ पे 86.5% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ली गई, फिर 99% ली गई, फिर 99.99% ली गई। तो इन एनिमेशंस में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट के जैसे करीब होती जाएगी, वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही एकदम कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होगा। और यहाँ तक कि जब 99.99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे जब उसको मूव कराया जाता है तो ऑब्जेक्ट एकदम ही कॉन्ट्रैक्टेड, बिल्कुल एक सिंपल सिंगल लाइन जैसी दिखाई पड़ने लगती है। तो एक इसी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे लेट अस ट्राई टू डिस्कस वन न्यूमेरिकल। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट लेंथ ऑफ मीटर रॉड। मीटर रॉड का मतलब क्या हुआ, एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो यानी प्रॉपर लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर। Meter rod will appear to a person traveling parallel to the length of the rod at a speed of 0.8 c। 0.8 c का मतलब लगभग स्पीड ऑफ लाइट का 80% वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो v इज इक्वल टू 0.8 c अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले को यूज करें, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये प्लेस कर रहे हैं तो ये सॉल्व होकर के कितना आता है 0.6 मीटर। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये इस न्यूमेरिकल के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई स्पेसशिप या हम यहाँ पे फ्रेम एस डैश की बात करें, वो अगर स्पीड ऑफ लाइट की लगभग 80% वेलोसिटी से मूव करता है तो उस समय 1 मीटर की जो रॉड है वो 0.6 मीटर की नजर आती है, यानी लेंथ उसकी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ वो है टाइम डायलेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अ क्लॉक मूविंग रिलेटिव टू एनी ऑब्जर्वर अपीयर्स टू गो स्लो। दिस फिनोमेनन इज नोन एज टाइम डायलेशन। मतलब कहने का कि अगर कोई इवेंट किसी मूविंग फ्रेम में हो रही है तो मूविंग फ्रेम में अगर वो इवेंट हो रही है और उसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम लगा हुआ है इवेंट में, तो स्टेशनरी फ्रेम से अगर कोई व्यक्ति उसको देखेगा
तो उसको उसका जो टाइम है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, डायलेटेड महसूस होगा। डायलेटेड मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम महसूस होगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि अगर 10 सेकंड में कोई इवेंट हो रही हो तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को वो इवेंट ऐसा महसूस हो कि वो 12 सेकंड या 15 सेकंड का समय ले रही है। इसको अभी हम लोग डिराइव करके और एक प्रॉपर फार्मूले के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले ये समझना होगा कि ये प्रॉपर टाइम क्या होता है और कौन सा वो ऑब्जर्वर है, फ्रेम एस डैश का ऑब्जर्वर या फ्रेम एस का ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्वर है जिसको इवेंट का टाइम सही पता चलेगा या प्रॉपर टाइम को महसूस कर पाएगा, नोटिस कर पाएगा। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स विच अकर एट द सेम पोजिशन रिकॉर्डेड बाय ए क्लॉक इन द फ्रेम इन विच द इवेंट अकर्स। यहां आप देखिए जाके कह रहा है इन द फ्रेम इन विच द इवेंट अकर्स इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम एंड डिनोटेड बाय टी नॉट। इसका मतलब यह हुआ कि जिस फ्रेम में इवेंट हो रही है, जिस फ्रेम में घटना हो रही है, उसी फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा वही ऑब्जर्वर उस इवेंट का सही टाइम या प्रॉपर टाइम नोटिस कर पाएगा। इवेंट जहां पर हो रही है, जिस फ्रेम में हो रही है, उसके रिलेटिवली अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर किसी एक पर्टिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके द्वारा नोटिस किया गया जो टाइम होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा, प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन अब ये टाइम बढ़ा हुआ होगा मतलब डायलेटेड होगा, या घटा हुआ होगा मतलब कॉन्ट्रैक्टेड होगा। इसके लिए हम लोगों को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद से एक इवेंट का एग्जाम्पल लेकर के इसको ड्राइव करके देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, डेरिवेशन को समझने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम्स हैं उसी प्रकार से और दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं। एक फ्रेम एस है जिसमें ये एक्सिस ऑफ एक्स है, ये वाई है, जेड है, यहाँ पर इसका ओरिजिन ओ है। और एक दूसरा फ्रेम है एस डैश जिसका ओरिजिन ओ डैश है, यहाँ फ्रेम एक्स डैश है, ये वाई डैश है, जेड डैश है। अब यहाँ पर हमने एक क्लॉक रखी हुई है, घड़ी रखी हुई है जो कि फ्रेम एस डैश में है और इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है फ्रेम एस के रिलेटिव, अगर एक्स पैरामीटर केवल देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग तो वो एक्स वैल्यू है। और इसमें क्लॉक में कोई एक इवेंट का टाइम नोटिस किया जा रहा है। तो इस इवेंट में शुरू में देखा गया जब इवेंट स्टार्ट हुई तो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में टाइम उसका था t1 डैश और जब इवेंट खत्म हुई तब उसका टाइम था t2 डैश। उसी घटना को, उसी इवेंट को एक दूसरा ऑब्जर्वर देखता है जो कहाँ पर है, फ्रेम एस में है। उसने क्या देखा कि घटना के इवेंट के शुरू होने का जो समय था वो t1 है और इसके ख़त्म होने का जो समय है वो t2 है। और यहाँ पर ये जो फ्रेम एस डैश है ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो अब हमको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद से देखना पड़ेगा कि ये जो t1 है वो t1 डैश से किस तरह से रिलेटेड है, इसी तरह से जो t2 है वो t2 डैश से किस तरह से रिलेटेड है, और इवेंट का जो टाइम है जो फ्रेम एस के ऑब्जर्वर को नज़र आ रहा है और उसी इवेंट का टाइम जो फ्रेम एस डैश के ऑब्जर्वर को नज़र आ रहा है, उनके बीच में आपस में क्या संबंध है। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि प्रॉपर टाइम इवेंट का जो है वो टी नॉट है जो कि t2 माइनस t1 है और जो एपरेंट टाइम इवेंट का है वो t है जो t2 डैश माइनस t1 डैश है। अब अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो टाइम के लिए थे उसकी मदद लें तो t डैश t से कैसे रिलेटेड है, t डैश इज इक्वल टू क्या होता है, t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा t1 डैश इज इक्वल टू t1, ये t2 नहीं है, ये t1 है, इसको 1 कर लीजिएगा। t1 डैश इज इक्वल टू t1 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसी तरीके से t2 डैश होगा t2 डैश इज इक्वल टू t2 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जो हमें पता है कि जो टाइम t हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो t2 डैश माइनस t1 डैश है, तो t2 डैश की ये वाली वैल्यू और t1 डैश की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, t2 डैश को यहाँ प्लेस करूँ और t1 डैश को यहाँ पर प्लेस करूँ, तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू t2 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस t1 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ये नोटिस करने वाली है कि x की वैल्यू में देखिए कोई चेंज नहीं है, जो x यहाँ पर है वही x यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लॉक है वो नहीं मूव कर रही है, क्लॉक जो है उसका x डिस्टेंस मेजर किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम s। तो क्लॉक
और फ्रेम एस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, केवल घटना का समय नोटिस किया जा रहा है, इवेंट का टाइम नोटिस किया जा रहा है, इसलिए एक्स में कोई वेरिएशन नहीं है। और एक्स में वेरिएशन ना होने की वजह से ये टर्म जो है एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर का ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, टी टू माइनस टी वन अपॉन दिस वैल्यू, और टी टू माइनस टी वन इज वॉट, टी नॉट। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये एज्यूम किया था कि जो हमारा फ्रेम एस डैश है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वो वेलोसिटी v से जा रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये v वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है। अगर ये v वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ये जो टर्म होगा डिनोमिनेटर में, जो टर्म है अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये निश्चित तौर पे एक से छोटी वैल्यू होगी। और अगर ये एक से छोटी वैल्यू, हमको पता है कि किसी क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं अगर किसी दूसरी क्वांटिटी से, और डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है वो अगर वन से छोटी है, लेस देन वन है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर क्वांटिटी आएगी वो इससे कंपैरेटिवली बड़ी हो जाएगी, यानी टी जो है वो टी नॉट से बड़ा होगा। तो टी अगर टी नॉट से बड़ा होगा, इसका क्या मतलब है कि जो टाइम महसूस हो रहा है उस ऑब्जर्वर को जो कि फ्रेम एस पे है, उसको इवेंट का टाइम थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम डायलेशन, या टाइम डायलेटेड महसूस होगा। ये टाइम डायलेशन होता है, ये एक रियल इफेक्ट है, क्योंकि इसके जो एविडेंसेस हैं, इसके जो प्रूफ हैं, वो लगातार हमारे नेचर में मिलते रहते हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है टाइम डायलेशन का। आपको ये पता होगा कि अर्थ के ऊपर करीब जैसे डिफरेंट लेयर्स होती हैं, अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर फिर आपका जो है डिफरेंट लेयर्स हैं। पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर मीजोस्फियर होता है, फिर आयनोस्फियर होता है। तो अर्थ से करीब जो है लगभग 9.5 किलोमीटर के आसपास ऊपर जो है, यहाँ पर आयनोस्फियर के पास कुछ रिएक्शंस होती रहती हैं, जिससे उन आयनिक रिएक्शन से लगातार म्यू मेसॉन्स डेवलप होते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि म्यू मेसॉन्स आर क्रिएटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे म्यू मेसॉन लगातार रिएक्शंस पे क्रिएट होते रहते हैं। अब ये म्यू मेसॉन जो होते हैं, ये कैसे, म्यू मेसॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फास्ट कॉस्मिक रे फोटॉन्स। जो कॉस्मिक रे फोटॉन्स है उनके इंटरेक्शन से म्यू मेसॉन्स वहां पर डेवलप होते हैं अर्थ सरफेस से लगभग 9.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। दे आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.998 c। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है कि वो म्यू मेसॉन्स जो डेवलप होते हैं वो 99.8% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, इतनी वेलोसिटी से, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से वो अर्थ की तरफ मूव करते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो म्यू मेसॉन्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिके कर जाते हैं, और डिके करने में उनका जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स का है। यानी अपने पैदा होने से और डिके होने तक वो केवल 2 × 10⁻6 सेकेंड्स तक ही रह पाते हैं अस्तित्व में। तो अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि 2 × 10⁻6 सेकेंड्स तक वो चल पाते हैं अर्थ की तरफ मूव करने में, तो इस 2 × 10⁻6 सेकेंड्स के अंतराल में वो कितनी डिस्टेंस मूव करते होंगे। चूँकि ये कैलकुलेट है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0.998 ऑफ c होती है, तो वहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ये फार्मूला यूज़ करें तो वेलोसिटी आती है 0.998 ऑफ c, और c की वैल्यू ये लिखी हुई 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय टाइम करते हैं 2 × 10⁻6 सेकेंड्स, तो ये कैलकुलेट होकर के आता है लगभग 600 मीटर या 0.6 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई म्यू मेसॉन जो अर्थ सरफेस से लगभग 9.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर डेवलप हो रहा है, वो म्यू मेसॉन अर्थ की तरफ आता है और केवल 2 माइक्रोसेकंड्स के समय तक ही हवा में चल पाएगा, और उस ड्यूरेशन में अगर वो 99.8% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके द्वारा चली गई, उसके जीवन काल में कुल चली गई जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग 600 मीटर होनी चाहिए या 0.6 किलोमीटर होनी चाहिए। तो किस तरीके से ये म्यू मेसॉन अर्थ के सरफेस पे आ सकता है, जिसको 9.5 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जबकि अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उसमें ये म्यू मेसॉन्स लगातार डिटेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है
बिटवीन द थ्योरी एंड द एक्सपेरिमेंट, उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम डिलेशन के कॉन्सेप्ट से ही इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। म्यू मेजॉन जो 9.5 किलोमीटर की हाइट ट्रेवल करके अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं, उसको किस प्रकार से ऐसा कर पा रहे हैं? देखिए, हाउ, यहाँ पे प्रश्न उठता है, हाउ म्यू मेजॉन्स ट्रेवल 9.5 अप्रॉक्सीमेटली 9.5 किलोमीटर टू रीच अर्थ सरफेस। सो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू टाइम डायलेशन इफेक्ट। अब यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम डायलेशन में ही छुपा हुआ है, और टाइम डायलेशन का कंसेप्ट ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है, इस पैराडॉक्स को। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो म्यू मेजॉन्स हैं उनका जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स है, और वो चल किस वेलोसिटी से रहे हैं? वो चल रहे हैं, वेलोसिटी कौन सी है? 0.998 ऑफ सी। आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने ये बोला था कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से, तब रिलेटिविटी के इफेक्ट जो होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं विजिबल होते हैं। लेकिन अगर ये वेलोसिटी कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो वो पार्टिकल जो है वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा और वो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो जो म्यू मेजॉन है वो इतनी तेज वेलोसिटी से चल रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका जो लाइफ टाइम है वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, या जो 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स कैलकुलेट किया जा रहा है, ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जिस फ्रेम में म्यू मेजॉन डेवलप हुआ है। अर्थ के लिए ये सत्य नहीं है। अर्थ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर उसका जो टाइम देखेगा वो टाइम 2 × 10⁻⁻6 नहीं होगा, बल्कि वो एक डायलेटेड टाइम होगा। और डायलेटेड टाइम कितना होगा उसकी लाइफ का, उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम डायलेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था, T = T0/√1 - v²/c², इस फॉर्मूले में अगर मैं v = 0.998 ऑफ c यहाँ प्लेस करूँ तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा कि ये टाइम जो है वो 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड्स आता है। ये फिर से बहुत ध्यान से नोटिस करिए इस बात को कि म्यू मेजॉन का जो लाइफ टाइम है 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स, वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जहां पर म्यू मेजॉन डेवलप हुआ है। अर्थ पर अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन लेंगे उस म्यू मेजॉन के लिए जो 0.998 ऑफ सी इस वेलोसिटी से चल रहा है, विच इज़ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका जो टाइम इंटरवल होना चाहिए लाइफ का वो 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड्स होगा, वो 2 × 10⁻⁶ सेकेंड्स नहीं होगा। अब हम इस डायलेटेड टाइम में 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड्स में ये कैलकुलेट करें कि म्यू मेजॉन कितने डिस्टेंस मूव करता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाएं तो 0.998 ऑफ c is 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय द टाइम विच इज द डायलेटेड टाइम इन दिस केस नाउ 3.17 × 10⁻⁵ अगर हम यहाँ रखें तो ये सॉल्व होकर के लगभग 9.5 किलोमीटर आ जाता है। एग्जैक्टली उतना ही आ जाता है जितने हाइट पर ये म्यू मेजॉन अर्थ सरफेस से डेवलप हुआ है। So this explains the presence of mu mesons on the earth surface and this shows that the time dilation is a real effect। तो time dilation एक real effect है, ये बात इस पूरे एक्सप्लेनेशन से क्लियरली समझ में आती है और ये प्रूव करती है एक बार फिर से कि रिलेटिविटी के जितने भी फिनोमेनन हैं वो सब सत्य हैं। ज़रूरत है तो बस उस पार्टिकल की जो स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी से चल रहा है, तभी हमें रिलेटिविटी की ये कॉन्सेप्ट्स क्लियरली नज़र आएंगे। अब आते हैं बात कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी की। ये क्या चीज़ है? कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी ये कहता है कि ये कोई दो इवेंट यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक साथ घटित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि वही दोनों इवेंट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी साइमल्टेनियसली घटित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। वो हो सकता है कि एक फ्रेम में दोनों साथ घटित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और दूसरे फ्रेम में जब उसको देखा जाए तो दोनों के टाइम में कुछ अंतर महसूस हो। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। ये क्या कहता है? देखिए, पहले इसको समझते हैं कि सपोज टू इवेंट्स अकरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस x1 एंड x2 एट द सेम टाइम। यहाँ पे देखिए सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एक साथ। टू विद रिस्पेक्ट सेम टाइम t0, this is t0 with respect to the observer in the frame S and the observer in the frame other
ऑब्जर्व द टाइम एज t1 डैश एंड t2 डैश। तो दूसरा ऑब्जर्वर क्या देखता है, उसका टाइम t1 डैश और t2 डैश देखता है। तो अगर मैं t1 डैश को t1 से कनेक्ट करूं विद द, और इसी तरीके से t2 डैश को t2 से जोड़ा जाए, t0 से जोड़ा जाए विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो क्या संबंध आता है, t1 डैश इज इक्वल टू t0 माइनस x1 v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और t2 डैश आएगा t0 माइनस x2 v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर पहली जो इवेंट हो रही है उसकी फ्रेम s से जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 है, और दूसरे वाले इवेंट जो घटना हो रही है उसका जो डिस्टेंस है वो x2 है। लेकिन दोनों घटनाएं हो एक साथ रही हैं जिसका टाइम t0 है, इसलिए दोनों में यहाँ पर आप देखिए कि समान समय t0 यहाँ मेंशन किया गया है, जबकि उसके x वैल्यूज़ में अंतर है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है। तो यदि मैं दोनों का अंतर निकालूं, डिफरेंस निकालूं, t2 डैश माइनस t1 डैश अगर करूं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे क्या मिलता है, जो t0 वैल्यू है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट्स आएगा x2 माइनस x1, ब्रैकेट के बाहर आएगा v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि x2 और x1 बराबर नहीं है, x2 x1 बराबर नहीं होने का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट अलग अलग जगहों पर हो रही है, इसलिए निश्चित तौर पे t2 डैश और t1 डैश भी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रेम में जो इवेंट एक साथ घटित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, वो दूसरे फ्रेम में एक साथ घटित होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। द टू इवेंट्स विच अपीयर टू हैपन साइमल्टेनियसली टू वन ऑब्जर्वर आर इन जनरल नॉट साइमल्टेनियस, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये, नॉट साइमल्टेनियस टू अनदर ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन। तो ये इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, और हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो टाइम डिलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझा है, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि इसको एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखें और पुनः इसको दोहरा लें। इसका प्रूफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो कि फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन या वेरिएशन ऑफ मास पढ़ेंगे, उसमें इन सभी को दोबारा फिर यूज़ करना पड़ेगा, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स एंड दे कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन रिलेटिविटी। धन्यवाद।